हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक दैट इज़ लिंकेज। ये जो लिंकेज टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये रिकॉम्बिनेशन के बिल्कुल उलट है। पिछले वीडियो में आपको रिकॉम्बिनेशन पढ़ाया था, वो पहले इसीलिए पढ़ाया ताकि आप लिंकेज को समझ सकें। देखिए रिकॉम्बिनेशन क्या कहता था, पहले उसकी बात करते हैं। आपको रिवाइज कराती हूँ 1 मिनट के लिए। व्हाट डज रिकॉम्बिनेशन सीज? रिकॉम्बिनेशन कहता है जब नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम पास होते हैं तो मियोसिस होती है और उसी मियोसिस के टाइम एक क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट निकल के दूसरे क्रोमोसोम में शिफ्ट हो जाया करता है। इस कंसेप्ट को दिया था मॉर्गन ने और इस कंसेप्ट को कहा था रिकॉम्बिनेशन, दैट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इनके बीच में एक्सचेंज होगा मटेरियल, इसे कहा रिकॉम्बिनेशन में। और ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के फेवर में आपका चल रहा था, ये उसके अकॉर्डिंग एग्री करता था। अब बात करते हैं हम दूसरी, दैट इज़ ऑफ लिंकेज। लिंकेज इसके बिल्कुल उलट कह रहा है। क्या कह रहा है लिंकेज? लिंकेज कह रहा है दैट इट मे बी पॉसिबल कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पे जो जीन है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 और 3 दो एलील हो गए एक जीन के, ये 2 और 4 एलील। कह रहे हैं आप कितनी जनरेशन ले लो, हर जनरेशन में 1 के साथ 2, 3 के साथ 4 ही आता जा रहा है, हमेशा सेम आ रहा है। दे आर नॉट गेटिंग एक्सचेंज्ड, तो दे विल स्टे टुगेदर, विल स्टे टुगेदर। तो बिल्कुल अपोजिट हुआ रिकॉम्बिनेशन का। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिकॉम्बिनेशन कहता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का। लिंकेज कहता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर जो जीन है दे जी विल स्टे टुगेदर। अब कौन सी बात सही है? ये वाली बात सही है कि ये बात सही है? एक्चुअली दोनों बात सही है, पर ये वाली बात, इस लिंकेज वाली बात को किसने, मॉर्गन, ये मेंडल ने इसको नहीं कहा था। मेंडल सिर्फ ये वाली बात कह के गया था, तो इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो कहता है कि एक्सचेंज ही होगा, जबकि हम कहते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। समझिए इस बात को। देखिए जो जीन होते हैं ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं लिंक्ड जीन और एक हो सकते हैं अनलिंक्ड जीन। वन इज़ द लिंक्ड जीन, अनदर इज़ द अनलिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन का मतलब है दैट विल स्टे टुगेदर, दे विल स्टे टुगेदर, जो कि कितनी भी जनरेशन हो हमेशा साथ जाएं। अनलिंक्ड जीन क्या कहते हैं? अनलिंक्ड जीन कहते हैं दे विल एक्सचेंज, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे क्यों और कुछ ऐसे क्यों? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन जीन। ये दोनों ही बातें किस पे डिपेंड कर रही हैं? डिस्टेंस बिटवीन जीन पे। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचो, ये क्रोमोसोम है, इस पे 2 जीन है, ये पास पास हैं। जब 2 जीन पास पास है तो आपको लगता है कि इनके बीच में कट लग पाएगा और ये एक्सचेंज हो पाएंगे? इसके चांस बहुत रेयर हैं। तो जब कम डिस्टेंस है तो ये जीन कैसा हो गया? लिंकेज शो करेगा। अगर उसी होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन दूर दूर हैं तो चांसेस क्या हैं? एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये क्या शो करेंगे? ये शो करेंगे आपका अनलिंक्ड जीन। ठीक है, तो लिंक्ड जीन क्या हो गए आपके? द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमेटिड एंड विल स्टे टुगेदर एंड पास एज इट इज़ इन द नेक्स्ट जनरेशन। जो अपने एज इट इज़ जैसे हैं बिना एक्सचेंज हुए एज इट इज़ अगली जनरेशन में पास हो जाएं तो वो लिंक्ड जीन है। जो एक्सचेंज हो जाए वो अनलिंक्ड जीन है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो ये बात याद रखो, पास हैं तो लिंकेज है, यानी डिस्टेंस कम है तो लिंकेज है। इसीलिए कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीन, जीन के बीच का डिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ, क्रॉसिंग ओवर यहाँ या डिस्टेंस बिटवीन जीन यहाँ। डिस्टेंस जितना कम होगा,
डिस्टेंस जितना कम होगा, कम कम कम, ठीक है, डिस्टेंस जितना कम होगा उसके क्रॉसिंग ओवर के चांस यानी कि हटने के चांस, एक्सचेंज के चांस उतने ही आपके, जितना कम डिस्टेंस हो, मुझे यहाँ रिकॉम्बिनेशन लिखना था, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू recombinate दैट लिंकेज, यानी कि जीन के बीच में जितना कम डिस्टेंस, जितना पास, उतने लिंकेज के चांस ज़्यादा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतने लिंकेज के चांस कम, उल्टा है। रिकॉम्बिनेशन डायरेक्ट है, जो टॉपिक आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया वो डायरेक्ट है। याद रखो सिर्फ इस बात को, जीन पास है तो लिंकेज शो करेंगे, जीन दूर है तो रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। इससे रिलेटेड एक क्रॉस भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट वो बाद में पढ़ाऊंगी, बट फिलहाल ये कंसेप्ट आप ज़रूर समझ के रखेंगे। तो देखिए एक बार इसको, तो ये किसका एक्सेप्शन हो गया, लिंकेज, लिंकेज जो है आपका एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो अब देखिए आप एक बार कंसेप्ट को, क्या बताया गया आपको, मैंने कहा लिंकेज इज़ द फिनोमिना ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। क्या फिनोमिना है कि कुछ जीन हमेशा साथ रह रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्यों? क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इसीलिए वो साथ रह रहे हैं। इस बात को भी मॉर्गन ने कहा, लिंक्ड जीन वो जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे हो और एक साथ अगली जनरेशन में जाएं, वो लिंक्ड जीन होंगे जो बिना चेंज। अच्छा, अब ये देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज एक पढ़ाई गई थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो अलग चीज़ थी, वो पास होने की थी। अब ये है लिंकेज की, लिंकेज तो इम्पॉर्टेंट है, मॉर्गन एंड कास्टल ने इसको दिया था, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है उसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, वन इज़ मॉर्गन एंड अनदर इज़ कास्टल। चार बातें कही इन्होंने, मिक्स नहीं करना, लिंकेज से रिलेटेड ही चार बातें कहनी है। पहली बात, जो दो जीन है जो लिंक्ड जीन है, सीधी बात है, दो जीन जिनको आप कह रहे हो ये लिंक्ड है, या लिंक्ड का मतलब जो साथ साथ जाएंगे, सीधी बात है वो दोनों जो हैं दे शुड बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ऐसा थोड़ी एक इस पे है एक दूसरे पे है और फिर वो साथ जाएंगे, वो तो बात ही अलग हो गई। तो दोनों जीन हमेशा सेम क्रोमोसोम पे होते हैं। दूसरा, एक के बाद एक ही होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता एक आपका यहाँ हो, देखिए एक यहाँ हो एक यहाँ हो, तो क्या ये लिंकेज शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या तरीका लिंकेज का क्या हो सकता है? लिंकेज का तरीका है एक के बाद एक, यानी कि लीनियर होने चाहिए, एक के बाद एक ही अरेंज्ड होने चाहिए। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात कहते हैं लिंकेज, ठीक है, लिंकेज बिटवीन जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा है, डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी जितना कम डिस्टेंस उतने ज़्यादा लिंकेज के चांस। चौथा पॉइंट ये है कि जो लिंकेज है वो भी ज़रूरी नहीं 100%, ओकेशनली हो भी सकता है, कभी कभार कुछ ऐसा हो जाए कि ये नज़दीक वाले जीन जो नॉर्मली साथ जाते हैं वो भी सेपरेट हो जाए। ओकेशनली इट मे बी पॉसिबल, बट मैक्सिमम चांसेस में शो लिंकेज, मैक्सिमम लिंकेज शो करेगा, बट ओकेशनली मे बी किसी केस में हो सकता है ओकेशनली वो क्रॉसिंग ओवर भी शो कर दे। क्लियर है? अगर आप लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कन्फर्मली समझ चुके हैं तो अब आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि मॉर्गन ने इन दोनों बातों को कहा, तो मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन क्या है। हालांकि ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, पर शायद कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा। अब देखो, पहली बात, मॉर्गन ने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम वेरिएशन क्यों आ रहे हैं। मॉर्गन ने क्या क्या बताया? मॉर्गन ने लिंकेज बताया और मॉर्गन ने रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन का एक फ़ायदा बताया था कि रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन आती हैं। तो इसका मतलब मॉर्गन ने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का क्या कारण है। उसके बाद अभी अभी आपने पढ़ा, उसने बताया लिंकेज को, और उसने बताया लिंक्ड और अनलिंक्ड दो टाइप के जीन हैं।
जो आपने थ्योरी पढ़ी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, वो मॉर्गन ने कास्टल के साथ मिलके दी। आपको रिकॉम्बिनेशन पढ़ाया, उसमें एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना था काइस्मटा, वो भी उसने बताया। क्रॉसिंग ओवर होती है तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर काइस्मटा बनता है। फिर आपने ये भी पढ़ लिया अभी कि क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीन के बीच के डिस्टेंस के, और लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसने ये बताया कि फादर अपना एक्स क्रोमोसोम गर्ल को देता है और सन को एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलता है। ठीक है, ये चीज़ भी देखो मैं आपको यहीं बता देती हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्या मतलब है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का? देखो मदर है, मदर के क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स, फादर है, फादर के क्रोमोसोम होंगे एक्स वाई। अब यहाँ देखो गर्ल है तो गर्ल के क्रोमोसोम क्या होंगे एक्स एक्स, और अगर बॉय है तो क्रोमोसोम क्या होंगे एक्स वाई। जो फादर है वो अपना एक्स क्रोमोसोम किसे देता है? सन में तो उसने वाई दिया है, तो फादर अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा गर्ल को देता है। बॉय के पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो कहाँ से आया है? फादर ने तो वाई दिया है, वो आया है मदर से। तो ये वाली बात है, फादर हमेशा गर्ल को देता है और बॉय को हमेशा मदर से मिलता है। ये है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसे भी मॉर्गन ने बताया था। उसने एक बात और बताई थी कि स्पेसिफिक जीन जो हैं वो स्पेसिफिक क्रोमोसोम से ही एसोसिएटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी जीन किसी भी क्रोमोसोम पे हो सकता है। तो ये कंसेप्ट हुआ आपका लिंकेज का, और ये थ्योरी हुई आपकी मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन हुआ। याद रखिएगा आपको बताया गया था मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे वर्क किया है। मॉर्गन के ड्रोसोफिला के वर्क को हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको अब पढ़ा देती हूँ अबाउट क्रोमोसोम मैप्स। तो हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम मैप। हमने कहा कि मॉर्गन ने जब ये लिंकेज बताया, ये रिकॉम्बिनेशन बताया, तो उसको मैप बनाने में मदद मिली। अब क्या होता है क्रोमोसोम मैप? देखिए सीधी सी बात है, मैप क्या होता है? जिसके ऊपर हर किसी की इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कौन कहाँ रहेगा, उसको हम मैप कहते हैं ना। हम वर्ल्ड का मैप देते हैं तो हमें उसमें पता लग जाता है कौन सी कंट्री कहाँ है। तो क्रोमोसोम का मैप क्या? वो मैप जिसमें ये पता लग जाए किस क्रोमोसोम पे किस जगह पर कौन सा जीन है और इस जीन की दूसरे जीन से कितनी दूरी है। तो व्हाट इज़ क्रोमोसोम मैप? लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। मैप कह दिया तो ग्राफिक हो गया। लाइन वाइज ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया किसका? सीक्वेंस एंड रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ वेरियस जीन प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम। मतलब मैं आपसे कहना चाहूँ कि ये एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम मैप में दिखाया जाएगा कि 1 नंबर क्रोमोसोम पे पहला किसका जीन होगा, या ऐसे दिखाया जाएगा कि 1 नंबर क्रोमोसोम पे पहला सबसे टॉप पे कौन सा जीन, फिर कौन सा जीन, फिर कौन सा जीन, कौन सा जीन। इससे पता लग जाएगा एक नंबर पे कौन कौन से जीन हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस भी लिखा मिलेगा कि दो के बीच में कितना कितना डिस्टेंस प्रेजेंट है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन रखें कि एक क्रोमोसोम पे कौन कौन से जीन हैं और उनके बीच क्या डिस्टेंस है, इसका जो इन्फॉर्मेशन दे उसको कहते हैं क्रोमोसोम मैप्स कहते हैं। मॉर्गन का एक स्टूडेंट था, मॉर्गन ने रिकॉम्बिनेशन वगैरह बताया था, उसी का एक स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसने बताया, उसने रिकॉम्बिनेशन वाली बात को यूज़ किया क्रोमोसोम पे ये जीन की पोजीशन बताने के लिए। ये जो पोजीशन लिखी ना जीन की, इसके लिए उसने रिकॉम्बिनेशन जो मॉर्गन का था उसको यूज़ किया। क्योंकि देखो आपको एक बात बताई गई, जीन अगर पास पास होंगे तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, जीन अगर दूर दूर होंगे तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। उसने देखा कौन से जीन हैं जो बहुत रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, हमेशा अलग हो जाते हैं, इसका मतलब वो दूर है। कौन से जीन है जो हम कभी भी अलग नहीं हो रहे, इसका मतलब वो पास है। इस तरीके से उसने चेक किया और उसने क्रोमोसोम मैप्स जो है वो बनाए। एल्फ्रेड स्टूवेंट, ये क्वेश्चन आपको नीट के एग्ज़ाम में आया था, अभी जो 2019 का नीट का एग्ज़ाम था उसमें आया था। एल्फ्रेड स्टूवेंट ने बताया, उसने 1911 में
पहले ड्रोसोफिला के 2 क्रोमोसोम की मैपिंग की, फिर 1913 में 4 क्रोमोसोम की मैपिंग की। अच्छा, अगर आपको क्रोमोसोम के ऊपर पता भी लग गया कौन सा जीन कहाँ है तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, तो हमें पता लग जाएगा अलग अलग जीन की पोजीशन, राइट। हमें पता लग जाएगा जीन किस तरीके से लीनियर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, हमें उसकी एग्जैक्ट सीक्वेंस भी पता लग जाएगी कौन सा किसके बाद है, हमें पता लग जाएगा कौन से जीन के मिक्स होने के चांसेस हैं और कौन से जीन के साथ रहने के चांसेस हैं। ये सारी जानकारी हमें मिल जाएगी, ठीक है। हम देख सकते हैं कि अगर कोई क्रोमोसोम निकल गया, अगर एक क्रोमोसोम का ये हिस्सा निकल गया तो कितना नुकसान होगा, कौन से करैक्टर नहीं आएंगे, ये निकला तो कौन से करैक्टर नहीं आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, ठीक है। और पूरा जीनोम जो हमें सीक्वेंस करना था, जीनोम मतलब पूरा डीएनए, ये आप पढ़ोगे एक टॉपिक 6th चैप्टर में, तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। जब किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, यूनिट्स की ज़रूरत होती है। एसआई यूनिट जैसे होती है, लेंथ को नापने के लिए मीटर, सेम वे क्रोमोसोम मैप बनाने के लिए मैप यूनिट्स, राइट। अगर कोई भी 1% क्रॉसिंग ओवर दिखा रहा है, यानी 100 बार में से सिर्फ 1 बार उसका क्रॉसिंग ओवर हो रही है वरना हमेशा साथ रहता है, उसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं 1 सेंटीमॉर्गन। अगर हर बार 100 बार कराया तो 100 के 100 बार एक्सचेंज हुआ तो उसे कहते हैं मॉर्गन, यूनिट का नाम है। अगर 100 में से 10 बार क्रॉसिंग ओवर शो करें तो उसे कहते हैं डेसीमॉर्गन। इन मैप यूनिट्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन 2019 के नीट के एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो ये आपकी एसआई यूनिट्स हुई जो क्रोमोसोम मैप में यूज़ कर रहे हैं। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे से ज़्यादा पूछ सकते हैं कि क्रोमोसोम मैप्स क्या हैं, तो आपको याद रखना है क्रोमोसोम मैप वो हैं जो हमें बताते हैं एक क्रोमोसोम पे जीन की क्या सीक्वेंस है और उनके बीच में क्या डिस्टेंस है। इसको मॉर्गन के एक स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टूवेंट ने दिया। और दूसरी बात आपसे जो पूछी जा सकती है वो एक इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम, क्या क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, इफ़ मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी इज़ 3 यूनिट। आपको अपने आप ड्रॉ करना है। आप ये लेके चलिए, ये कोई जीन है आपके पास ए और ये दूसरा कोई जीन है बी, इनके बीच का आपको डिस्टेंस बोला 3 यूनिट, तो आप लिख लो इनके बीच में 3 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, राइट। आगे क्वेश्चन क्या बोला, बिटवीन बी एंड सी इज़ 10 यूनिट। अब दूसरा बनाते हैं कोई, ये कोई बी है और ये कोई सी है, इनके बीच ज़्यादा दूरी है 10, ये 3 है तो ये 10 है। आगे क्या कहा है, एंड बिटवीन सी एंड ए इज़ 7 यूनिट, और सी और ए के बीच 7 है, तो सी है और ए है उसके बीच 7 है। अब इसको आपको लोकेट करना है, इतना तो आप नॉर्मल सी लॉजिकल अपने लगा सकते हैं, लॉजिक्स लगा सकते हैं। सीधी बात है, ए और बी पास पास हैं और बी और सी बहुत दूर है। अगर मैं इसको कंटिन्यूटी में रखती हूँ, अगर मैं रखूँ ये ए, इसके पास बी और बी से बहुत दूर सी, तो ये हो गया चलो 3 मान लिया, ये हो गया चलो 10 मान लिया, पर ए से सी के बीच की दूरी जो कि 7 होनी चाहिए थी वो अब कितनी बना दी आपने, 10 और 3 13 बना दी। ये रॉन्ग आ गया, दिमाग लगाओ। सीधा सा कंसेप्ट बनेगा 7 और 3 ये 10 होंगे, यानी एक पे कोने पे बी लो और एक कोने पे लो सी। बी के साथ अब ले लो ए, बी के भी ए के बीच 3, ए और सी के बीच 7 और बी और सी के बीच ये हो गया टोटल 10। तो यहाँ इस क्रोमोसोम मैप से आपको ये पता लगा कि पहले जीन बी आएगा, फिर उससे ए आएगा, फिर काफ़ी दूरी पे जाके सी जीन आएगा, राइट। इसमें आपको फर्दर क्या पूछा जा सकता है, इस तरीके की मैपिंग करने के अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि लिंकेज के चांस और रिकॉम्बिनेशन के चांस किसके ज़्यादा हैं। मैं कहूँ ये बताओ कौन लिंकेज शो करेगा, लिंकेज मतलब कौन साथ रहेगा, तो जिसके बीच में जितना कम डिस्टेंस वो साथ रहेगा। इन दोनों के बीच सबसे कम डिस्टेंस है
तो इनके साथ रहने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद ए और सी का डिस्टेंस है तो इनके हैं, और बी और सी जो कि बहुत दूर है इनके चांस सबसे कम है। अगर यही क्वेश्चन आपको रिकॉम्बिनेशन के बेस पे पूछा जाए कि आप बताइए कौन साथ रहे कौन अलग होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या है? अलग होना, क्रॉसिंग ओवर होना। कौन पक्का अलग होगा? जो ज़्यादा दूर है, क्योंकि यही एक कंसेप्ट याद करो, डिस्टेंस लिंकेज इन्वर्स है और क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन डायरेक्ट है। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस तो ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर। तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा कब? जब डिस्टेंस ज़्यादा। तो ज़्यादा डिस्टेंस है आपका बी और सी के बीच में, उससे कम ए सी, और सबसे कम आपका बी ए। बी ए सबसे पास है तो सबसे कम चांस है कि ये सेपरेट हो। दिस इज़ द यूज़ ऑफ क्रोमोसोम मैप। आपसे इस टाइप की मैपिंग करने के लिए या इस तरीके के क्वेश्चंस भी फर्दर पूछे जा सकते हैं इसके अंदर।